तो पिछली वीडियो के अंदर गाइस हमने सी की वीडियो के अंदर इतना कर लिया था। हमने ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम बना के देखा था और इसको हमने नीचे प्रिंट करवा के देखा था कि नीचे प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंट हो रखा था और हमने कुछ एक्सटेंशन डाले थे। हमने कंपाइलर को इंस्टॉल करना सीखा था, कंपाइलर का पाथ सेटअप करा था। जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर इसके अंदर जाके हमने जो यहाँ पर ENV लिखा था वो क्या था, वो हमने कंपाइलर का पाथ सेटअप करा था विंडो के अंदर कि अगर आप सी के कंपाइलर को यूज़ करना चाहो तो ईजिली कर सको। ठीक है, तो अब मैं आपको ना नॉर्मली इस प्रोग्राम को ना सिंपली डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा बिना VS कोड के, कि अगर आप मान लो अगर आप VS कोड नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आप नोटपैड यूज़ करना चाहते हो तो आप वो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले जहाँ पर ये आपका प्रोग्राम है उस फोल्डर के अंदर आपको आना है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोग्राम आपने जो भी किसी भी नोटपैड से टाइप कर रखा हो, किसी भी चीज़ से टाइप कर रखा हो, बस ध्यान रखना .c होना चाहिए उसके एक्सटेंशन। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रहा तो आप क्या करना, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में जाके यहाँ पे व्यू में जाके ये हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स है ना, ये आप अनटिक कर देना, अप्लाई करना और ओके कर देना, आपको एक्सटेंशंस दिखने लगेंगे फाइल्स के। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेनली ये जो .c फाइल है ये आपको कंपाइलर को देनी है। वो कैसे दोगे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ना राइट क्लिक करो और ओपन इन टर्मिनल कर लो। अगर आपको टर्मिनल में ओपन नहीं हो रहा है, ये बटन नहीं आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस फोल्डर के अंदर जाओ जहाँ पे आपका प्रोग्राम है, यहाँ पर ऊपर जो ये अपना एड्रेस बार है ना, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर लिख दो CMD लिख के एंटर मार दो। उस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली CMD ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है GCC और एंटर प्रेस करना है। अब ये क्या कह रहा है, अगर आपका ये एरर आ रहा है GCC फैटल एरर नो इनपुट फाइल्स, तो मतलब आपका GCC बिल्कुल सेट है, मतलब आपका जो कंपाइलर है वो बिल्कुल सेट है। देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ENV लिखने के बाद मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाता हूँ और यहाँ पर पाथ के अंदर जाता हूँ और इसको जो दिख रहा है आपको, इसको कट करके यहाँ से मैं ओके मतलब वहाँ से मैंने पाथ को हटा दिया है। अब मैं CMD को दोबारा खोलने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ GCC तो कुछ आपका ऐसा एरर आएगा, GCC इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर आपका ये एरर आ रहा है तो मतलब आपका जो पाथ है वो अच्छे से सेटअप नहीं है। अब ये GCC क्या है, ये GCC एक कंपाइलर है। ठीक है, वो कहाँ था, देखो C ड्राइव में जाएंगे, मिंगू में जाएंगे, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर इंस्टॉल करा था, बिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको देखो gcc.exe मिलेगी फाइल, ये आपका कंपाइलर है। ठीक है, इसका पाथ वो वहीं से उठा रहा है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब हम GCC लिखते हैं वो यहाँ से उठा रहा था उसको, ठीक है, इसलिए वो नो इनपुट फाइल का एरर दे रहा था। चलो हम बैक करते हैं, एक बार अपने वापस प्रोग्राम वाले फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम ENV में जाके और फटाफट से एनवायरनमेंट वेरिएबल में वापस से उसको सेट करके आते हैं। ये देखो अब हमारा वो वाला एरर नहीं आएगा। अगर किसी का आ रहा था, पिछली वीडियो से सेटअप नहीं कर पाए हो तो ऐसे कर लेना, और मैंने अब आपको बता दिया कि हमें वो क्यों करना था। अब हम यहाँ पे CMD खोलते हैं और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे GCC और एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ पे एरर आता है नो इनपुट फाइल, मतलब कंपाइलर है और कंपाइलर को हम जब तक हम फाइल नहीं देंगे तो वो कंपाइल कैसे करेगा ना, ये तो साफ सीधी बात है। तो कंपाइल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा GCC, उसके बाद मैं लिखूंगा 1 डॉट, उसके बाद टैब दबा दो। टैब दबाने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी उस नाम से फाइल स्टार्ट हो रखी होगी ना वो अपने आप उठा लेगा आपका CMD। ठीक है, देखो ये उठा ली इसने, ये पूरी फाइल उठा ली है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखो इसने कंपाइल कर दी है, इसने कंपाइल कर दिया है अपने प्रोग्राम को। ये जो हमारा पहला सी का प्रोग्राम था वो कंपाइल हो चुका है। देखो a.exe नाम की फाइल है, अगर इसको रन करोगे तो अपना प्रोग्राम रन भी हो रहा है और हेलो डेथ कोड जो हमने उसके अंदर लिखा था वो प्रिंट भी हो रहा है, पर हमको दिखेगा नहीं क्योंकि वो चलते ही बंद हो जा रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, पर अभी हमें इसको प्रिंट करवा के देखना है। तो हम यहाँ पे अपने CMD के अंदर ही A लिख के टैब दबाते हैं और एंटर मार देते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ देखो यहाँ पे हेलो डेथ कोड यहाँ पे लिखा आ चुका है। तो ऐसे अगर आप किसी और IDE का यूज़ कर रहे हो या फिर IDE का यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऐसे आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है पहले, तो उसके बाद उस फाइल को चला के देखना है। ऐसे आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये सारा काम हमारा VS कोड इजीली 1 क्लिक में कर रहा था, सिर्फ 1 क्लिक में यहां से हमारा सारा का सारा काम हो रहा था ऑटोमेटिकली। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा बेसिक सिंटैक्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। जो अपनी PPT है उसमें अगला टॉपिक यही आता है अपना सेटअप एनवायरनमेंट के बाद अपना अगला टॉपिक आता है सिंटैक्स ऑफ सी, मतलब बेसिक सिंटैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये कुछ मैंने आपको सामने वहाँ पर भी VS कोड में भी ये कुछ कोड लिखा है। तो ये कोड क्या है, और यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, यहाँ पर ये डबल स्लैश डाल के मैं लिख देता हूँ दिस इज कमेंट। ठीक है, कमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो कुछ ऐसा ही प्रोग्राम वहाँ पर भी है।
देखो अब कमेंट्स क्या है, ये कमेंट है, ठीक है, डबल स्लैश जहां पर भी लगाओ वो एक कमेंट है। अब कमेंट क्या है, यू कैन ऐड कमेंट यूजिंग डबल स्लैश फॉर सिंगल लाइन एंड स्लैश स्टार स्टार स्लैश फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड आर यूज टू एक्सप्लेन योर कोड। मतलब कि जब आप अपने कोड को कंपाइल कर रहे हो ना, जैसे कि आपका ये कोड है जो, ये जब आप इसको कंपाइलर में देते हो कि भैया कंपाइल कर दे, तो ये पूरे कोड को ना बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये कमेंट्स को कन्वर्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रखा आपने, और बाद में आप 2-3 महीने बाद अगर आप उस प्रोग्राम को आप आके देखते हो तो वो आपको समझ नहीं आएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता है, तो उसके लिए हम कमेंट्स डाल के छोड़ देते हैं कि भाई ये जो मैंने लाइन लिखी है ये मैंने किस चीज़ की लिखी है, ये मैंने लिखी है भाई प्रिंट करने के लिए लाइन। तो ये मैंने मान लो कमेंट लिख दिया। अगर मैं ये डबल स्लैश ना लगाऊं और मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर शो कर देगा और आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा। ये कह देगा कि ये क्या लिख रखा तुमने, ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट्स का सिंबल ही आपको लगाना पड़ेगा कि डबल स्लैश, ठीक है। उससे ये पता रहेगा कंपाइलर को कि हाँ ये जो लाइन है ये कमेंट है, इसको इग्नोर करना है, इसको कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि कंपाइलर सी का है तो वो सी के अकॉर्डिंग ही कंपाइल करेगा। तो कमेंट्स के लिए आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा और आपको बहुत सारी लाइन पे कमेंट लगाना। अगर मान लो अगर आपके पास एक है प्रिंट के लिए लाइन और यहाँ पे है सेकंड लाइन और फिर है थर्ड लाइन, ठीक है, ये कुछ आपकी लाइन है, सारी आपको कमेंट आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, एक शॉर्टकट बताता हूँ, इन तीनों को सेलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश दबा दो, ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी, और कंट्रोल स्लैश दोबारा दबाओगे तो वो अनकमेंट हो जाएगी। और जो मल्टी लाइन कमेंट था वो ऐसे कि यहाँ पे स्टार दबाओ, ओ सॉरी स्लैश दबाओ, फिर यहाँ पे स्टार दबाओ, है ना, और जहाँ पे आपको कमेंट एंड करना, खत्म करना, वहाँ पे स्टार लगाओ और स्लैश लगा दो। देखो ये बन गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप कितनी भी लाइंस यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो वो सब कमेंट में ही काउंट होगा। कुछ भी लिख दो चाहे इसके अंदर आप, वो सब कुछ कमेंट के अंदर ही काउंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट पे बात करते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन, जो ये मैंने प्रिंट एफ लिखा है यहाँ पर, प्रिंट एफ ब्रैकेट्स कोलन और हेलो डेथ कोड, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0, ये भी लिख देना, बिल्कुल जरूर लिख देना यहाँ पे रिटर्न 0। बाद में आपको पता चलेगा इस रिटर्न का मतलब क्या। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि जो चीज़ मैं छोटी लिख रहा हूँ ना वो छोटी ही लिखना, बड़े अक्षर वहाँ पे जो चीज़ मैं जैसे लिख रहा हूँ ना वो वैसे ही लिखना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है छोटे अक्षरों में, तो ये छोटे अक्षरों में ही होना चाहिए। अगर आपने पी बड़ा कर दिया, आई बड़ा, कुछ भी अगर बड़ा छोटा हुआ ना पूरे प्रोग्राम में कमेंट्स के अलावा, या फिर और जो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा ना इस तरफ, इसके अलावा कुछ भी छोटा बड़ा हुआ, कुछ भी मिस्टेक हुई तो आपका एरर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम नहीं काम करेगा, ठीक है। तो उस ये रिटर्न क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप सब्र करो। पहले सिंपल स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है, रिटर्न 0 ये भी एक स्टेटमेंट है। जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है वो सेपरेट करनी है लाइन के द्वारा, ठीक है। और हर लाइन को एंड करना है, हर स्टेटमेंट को, लाइन को नहीं, हर स्टेटमेंट को एंड करना है एक सेमीकोलन के साथ। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो तो हमारा एरर शो हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगा के अपने प्रोग्राम को सेव किया तो यहाँ पर देखो रेड लाइन आ चुकी है। ये देखो ये VS कोड का काम है, ये हमको एरर पहले ही दिखा देता है। लेकिन अगर आप नोटपैड में ये काम करने जाओगे तो वो एरर नहीं दिखाएगा, जब आप उसको कंपाइल करोगे तब एरर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर हमारे आईडीज अपने सोर्स कोड एडिटर ऐसे हेल्प कर देते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फंक्शन की। अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कि ये कोड है, ये जो हमारा जितना भी है ये सारा कोड है, ठीक है। अब एक ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब है कि एक एरिया बना दिया, उसके अंदर हमने कोड लिख दिया। जो जैसे कि दिख रहा है ये कर्ली ब्रैकेट है, जब भी आप कर्ली ब्रैकेट कहीं पे शुरू करते हो ना और बंद करते हो तो उस कर्ली ब्रैकेट के बीच का जितना भी एरिया है वो एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक मतलब एक डब्बा बन जाता है एक कोड का, ठीक है। और उस कोड का नाम यहाँ पे हमने दे रखा है, तो ये एक फंक्शन के रूप में काम करता है। अभी इसकी डिटेल में इतना मत जाना, बस ये सोच लो कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना ये अपना ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर अपना कोड होगा, जो भी कोड होगा वो अपना इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होगा, इस मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। इसके बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते अभी, ठीक है। कब लिखना है, क्या लिखना है वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाने वाला हूँ, उसकी चिंता आप मत करना। ये आप एक बार ध्यान रख लो कि आपको ये कैसे कैसे करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं ये जो मेन फंक्शन है ये क्या। देखो ये जो मैंने मेन लिखा है ना इंट मेन, ये आपको ना ऐसे का ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा इसकी डिटेल में अभी मत जाना, बस ये समझ लो
कि ये जो मेन है ना, ये एक फंक्शन है। क्या ये एक फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन को एग्जीक्यूट करा जाएगा। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो सिर्फ यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है यही एग्जीक्यूट होगा, इसके बाहर अगर आप printf कुछ और लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बात का आपको बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है। तो ये है अपना मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन। ठीक है, ये आपको देखो इस करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और इस करली ब्रैकेट पे बंद हो रहा है। इसके अंदर जितना भी कोड लिखोगे वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। तो अपना हर एक सी का प्रोग्राम उसमें मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट उसी फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी ये कुछ चीजें आपको ना थोड़ी सी ओवर भी लग रही होंगी, यार ये क्या क्या चीजें आ गई इसमें। अगर आप नए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी बने ही रहो, अभी कंटिन्यू रहो, आपको सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि ये फंक्शंस क्या है, ये स्टेटमेंट्स क्या है, कमेंट्स क्या है। जब आप इनका यूज करने लगोगे, जब आप अपने खुद के फंक्शंस बनाने लगोगे ना, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं, एनी लाइन स्टार्ट्स विद हैशटैग दैट रिप्रेजेंट्स ए प्री प्रोसेसिंग कमांड। अब प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि कंपाइल करने से पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट किया जाए, इस कमांड को प्रोसेस किया जाए। जिस पे भी हैशटैग लगाओ ना वो प्री प्रोसेसिंग कमांड होगी। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है आगे कंपाइल होने से पहले ये जो कमांड है हैशटैग वाली, जो भी हैशटैग वाली स्टेटमेंट या कमांड लिखी होगी उसको पहले प्रोसेस किया जाए, और इसके अंदर अपनी stdio.h फाइल जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। हमने यहाँ क्या किया है, हैशटैग इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है कि इंक्लूड कर दो, ये जो हमारा प्रोग्राम है ना ये वाला, इसके अंदर इंक्लूड कर दो इस फाइल को, stdio.h नाम की फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कर दो इस प्रोग्राम के अंदर। अब वो क्यों इंक्लूड करा है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। देखो अब आपको हैशटैग इंक्लूड का मतलब तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे जो मैंने हैशटैग इंक्लूड लिखा है वो क्यों लिखा है कि इस फाइल को इंक्लूड कर दो इस अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और ये फाइल क्या है, stdio.h। अब इसको स्टूडियो मत बोलना और गलती से स्टूडियो लिख भी मत देना, क्योंकि ये स्टूडियो नहीं है, ये है stdio.h। अब std का मतलब है स्टैंडर्ड और io का मतलब है इनपुट और आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की ये एक फाइल है जो कि हमारे सी कंपाइलर के साथ आती है। ठीक है, जब भी आप कंपाइलर इंस्टॉल करोगे उसके साथ ये फाइल आएगी आपकी। ओके, तो यहां पर आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ इस फाइल के अंदर ऐसा है क्या जो हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ पे printf यूज कर रहे हैं ना, ये आउटपुट है एक तरीके से, ये एक आउटपुट है एक तरीके से जो हम ले रहे हैं अपने डिस्प्ले पे, है ना। जैसे हम printf के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपका प्रिंट होके दिखेगा यहाँ पर कंसोल पे। कंसोल, टर्मिनल और आपका CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, विंडो पावरशेल, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। जब भी टर्मिनल की बात की जाए तो जिस भी OS में हो उसका टर्मिनल, जैसे विंडो है, विंडो का टर्मिनल क्या है, पावर शेल बोल लो, कमांड प्रॉम्प्ट बोल लो, CMD बोल लो, तो ये टर्मिनल है। ठीक है, कंसोल बोल लो। तो इन टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत होना। मेनली यहाँ पर हम ऑलवेज कमांड प्रॉम्प्ट की बात करेंगे, टर्मिनल की बात करेंगे, टर्मिनल वर्ड्स यूज करेंगे। तो जब भी मैं इसको रन करूंगा, जैसे F6 से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, जैसे ही मैं F6 दबाता हूँ यहाँ पर, और F6 दबाने के बाद देखो अपनी एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो भी मैं इस प्रिंट के अंदर लिखता हूँ वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो ये प्रिंट फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ये प्रिंट काम कैसे कर रहा है, ये प्रिंट बना जो रखा है ना वो इस फाइल के अंदर सेटअप है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, कैसे है क्या है वो सब आपको बाद में पता चल जाएगा। मेन बात ये है कि ये इस फाइल के अंदर सेटअप है, ये फाइल इंक्लूड करने के बाद ही आप printf को यूज कर पाओगे, इस बात का आप ध्यान रखो। ये आउटपुट है। अब इनपुट भी लेना देखेंगे, कैसे हम इनपुट लेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे क्लियर, कि कैसे हम इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट देंगे, और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये मेनली अपना सेकंड ट्यूटोरियल यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इसके अंदर सीखा है बेसिक सिंटैक्स। यहाँ पर आप रिटर्न में कंफ्यूज हो रहे होगे कि रिटर्न क्या है। रिटर्न देखो कुछ नहीं है, वैसे तो साफ सीधी बात है। अभी आपको जब भी आप अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करोगे, अपना प्रोग्राम बनाओगे, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, ठीक है, लास्ट लाइन रिटर्न 0 होनी चाहिए, बीच में रिटर्न नहीं होना चाहिए, लास्ट लाइन रिटर्न 0 होनी चाहिए। रिटर्न में क्या होता है कि ये ना रिटर्न कर देता कि भाई जैसे ये फंक्शन एंड होगा ना तो ये 0 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, 0 का मतलब है कि भाई फंक्शन जो है परफेक्टली रन हो गया है। अगर कुछ और रिटर्न होगा,
ठीक है, तो वो एक एज अ एरर काउंट किया जाएगा। मतलब अगर कुछ भी एरर आया आपके कंपाइल करने के दौरान या एग्जीक्यूट करने के दौरान, तो वहां पर कुछ और वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा इस चीज़ में अभी मत जाओ, आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स में कोई एरर नहीं आने वाला। अगर कोई एरर आता भी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप एरर्स के बारे में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर जवाब दूंगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं सीके और बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में। मेनली आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम का मतलब क्या है। यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग का मतलब है कि पहले इस लाइन को प्रोसेस किया जाए, बाद में आगे का चीज़ देखी जाए। ठीक है, और इस लाइन को प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे हमने लिखा इंक्लूड, ये कीवर्ड है। कीवर्ड मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। बस ये समझ लो अभी ये कीवर्ड्स है, ये क्या करता है, ये एक फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा लेता है। ठीक है, और हम जब किसी फाइल को इंक्लूड कराते हैं तो इसका मतलब हम उस फाइल की कुछ चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो हमने इस फाइल की कौन सी चीज़ को यूज़ किया, यहाँ पर प्रिंटएफ को यूज़ किया। ये प्रिंटएफ फंक्शन इस फाइल के अंदर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं इंक्लूड करने के बाद। ओके, उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है, क्योंकि मेन फंक्शन बनाना सी प्रोग्रामिंग में कंपलसरी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट से उस कोड ब्लॉक को स्टार्ट करोगे जो मेन फंक्शन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, एक कोड ब्लॉक बनाना है ना आपको, एक करली ब्रैकेट से उस फंक्शन को स्टार्ट करना है और उसके बाद उस फंक्शन के अंदर अपना कोड लिख देना है, जो भी आप लिखना चाहो, और यहाँ पर आप रिटर्न दे दोगे। आप कितनी भी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, जितनी आपका मन करे। जैसे कि मैंने एक में लिख दिया ये क्या कहते हैं यहाँ पर, ये कुछ गचड़ पचड़ जो भी लिख रखा है। दूसरे में मैंने लिख दिया हेलो, हिंदी में भी लिख सकता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक बार ओल्ड शिफ्ट दबा के मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा वापस से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। ठीक है, अब ये देखना ये प्रिंट होगा, पर ये एक ही लाइन में प्रिंट होने वाला है, तो मैं इनके बीच में ना यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिख जाइए ना। इसको रन करते हैं F6 दबा के, और ये देखो यहाँ पर आपको दिखने वाला है, और ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। और ये हिंदी है ना, ये हिंदी हो नहीं पाई प्रिंट, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा आगे कि आप ये कैसे प्रिंट करोगे। मैं सेव करता हूँ इसको, दोबारा से F6 दबाता हूँ, और ये कंप्लीटली यहाँ पर देखो बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन में कैसे प्रिंट करना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं आगे इन चीज़ों के बारे में कि आगे हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये था अपना पहला सिंटैक्स का अपना बेसिक्स जो हमने क्लियर कर लिया है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल्स वगैरह बनाना। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको एक्सेस करेंगे, क्या करना है, वो सब नेक्स्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझ आया तो, और अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार और देखो, आपको समझ आएगा। और प्रैक्टिस जरूर करो इन चीज़ों की जो मैं आपको करा रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।